बालकों वाली कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थी के जीवन के संघर्ष की बात आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड को आज इस भारतवर्ष में किस किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप बोर्ड एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे 10th से 11th में आएंगे, 11th से 12 में जाएंगे और कुछ बच्चे 12th तक पास होकर स्कूल कॉलेज से छोड़कर अब डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे और कोई अलग डिप्लोमा करेगा, कोई बीएससी, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। मतलब वो आप इतना समझ लो एक्चुअल दुनिया में प्रवेश करेगा। वीडियो पूरा सुनिएगा, बहुत ही लंबी कहानी नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब जिंदगी आपकी चालू होने वाली है एक्चुअल में, और आपको इन 2 महीनों को कैसे यूटिलाइज करनी है। ये 2 महीने आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएंगे जो आज तक नहीं आया है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुने और समझें। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी के जीवन में जो संघर्ष है वो हम आज आपको पूरी तरीके से समझा देंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे। आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, सारा समझ में आ जाएगा। यूपी बोर्ड के उन बच्चों की बात करूंगा मैं जो मुख्यतः हिंदी माध्यम से है, अंग्रेजी माध्यम वाले की बात नहीं करेंगे। उनका ठीक है, वो कुछ कोर्स वोर्स करके वो चले जाएंगे, वो फर्स्ट आएंगे नहीं, वो खटाखट निकलते चले जाएंगे। फर्स्ट डाटा कौन है? ये हिंदी मीडियम वाला। पहले तो बीए करेगा, फिर एमए कर लेगा, उसके बाद ले झोला टापटा टहलता रहेगा। ओ माय गॉड, आई डोंट हैव जॉब। इतना पढ़ लिख लेता है, उसके बाद नौकरी भी नहीं करना चाहता 10-50 हजार की। कि अब मैं 10-50 बता रहा हूँ, 10-15 हजार की। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ा लिखा है। तो आखिर हिंदी माध्यम के बच्चों में केवल डिग्री लेने की ये लालसा है या वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? तुमको कभी सुनने से नहीं मिलता है कि कोई हिंदी माध्यम के छात्र या छात्रा किसी बड़े मुकाम को हासिल कर लिया। अब आप कहेंगे इतिहास उठा के देख लो, आज तक जो भी काम बड़ा किया वो हिंदी माध्यम वालों ने ही किया है। इतिहास की बात ठीक है वर्तमान की देखिए आप, सबसे ज्यादा झेल कौन रहा है? आज का युवा। यूपी बोर्ड से जो पास होकर गया है वो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, फिर सरकारी नौकरी के लिए पढ़ेगा। पूरी जिंदगी 35 साल पढ़ने में चली जाएगी। तो जिंदगी में अपने लिए वो कब क्या करेगा? इस पूरी कहानी को मैं आपको समझाता हूं और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपके इस वीडियो के पश्चात जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब केयरफुली सुनिए। जैसे कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी होता है, उसकी लड़ाई बहुत चीजों को लेकर होती है। सबसे बड़ी लड़ाई उसकी होती है भाषा को लेकर। ऐसा नहीं भाषा मतलब कि उसको आता नहीं, हिंदी और अंग्रेजी आती नहीं, आती है, लेकिन कई जगह पे जब वो जॉब करने जाता है तो उसे बस इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। हमने 3 जगह इंटरव्यू दिया, हुआ क्या? 2 जगह इंग्लिश में दिया, वहां सिलेक्ट हो गया, जॉब भी अच्छी थी, नहीं चुने, नहीं किए हम। एक जगह भाई हमने नॉर्मल समझ के हिंदी में दे दिया, वो कहा आप नहीं होगा, आपका जाइए। अब बताइए आप लोग, हिंदी भाषा मतलब कि क्या एकदम खराब है? नहीं, एक्चुअल में जिस पर्पस के लिए प्रयोग की जा रही है वो पर्पस में केवल अंग्रेजी आएगी। अब डॉक्टरी आपको अगर हिंदी में सिखाई जाएगी तो सब समझ नहीं पाएंगे अब क्या चल रहा है उसमें, तो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही होती, उचित रहती है। ठीक, तो यूपी बोर्ड के लिए सबसे बड़ा कंटक होता है उनकी भाषा। ठीक, दूसरी पद्धति समझिए। अब आप इतने डिफरेंट बोर्ड चल रहे हैं, उन बोर्ड का नाम ऐसे ही नहीं होता, उनमें कुछ अलग क्वालिटी होती है। यूपी बोर्ड की जो शिक्षा पद्धति है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो क्या है? घिसा पिटा तरीके से पूरे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ना टीचर अपडेट हो रहा है, ना सिलेबस अपडेट हो रहा है। तुमको कुछ नया पता नहीं चल रहा है, वो कुछ नया जान नहीं रहा टीचर। जब टीचर कुछ नया जान नहीं रहा है तो बच्चे को नया बताएगा क्या? और फिर जिंदगी में बच्चा आज की नई दुनिया में वो करेगा क्या? सच बताओ तुम। तो हर साल 2 बातें यूपी बोर्ड के बच्चे की जिंदगी का बड़ा निर्णय कर देती हैं। पहली भाषा और दूसरी उनकी शिक्षा पद्धति। बस सेम टू सेम बच्चे को पता है मैं मार्केट से ये बुक ले लूंगा, ये बुक पढ़कर मैं पास हो जाऊंगा, इसी तरह वो रिजल्ट धारक, डिग्री धारक बन के टहल रहा है और उसके लिए कोई जॉब ऑफर नहीं करेगा। यूपी बोर्ड के बच्चे के बाद अगर हम बात करें तो जितने भी निम्न कोटि के हैं कार्य, निम्न कोटि के आप जो भी समझे, निम्न कोटि के जो कार्य हैं उनमें बड़ी जो उनमें ही स्थान है उनका। और जहां बड़ी बात परिस्थिति आती है तो यूपी बोर्ड का बच्चा जो होता है वो अपने आप को असहज महसूस करता है, कहता है ये मेरे लिए नहीं है। अब मान लिए कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप MBA BCA बड़े बड़े जो कोर्सेस है वो नहीं करेंगे। और ये मान के चलिए आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कंपनी लग रही है और कंपनी ये चाहती है उनके लिए ऐसे एकदम मशीन वाले व्यक्ति हो
कि वो उनका काम संभाल सके। अब तुम पढ़ के गए हिंदी में इतिहास भूगोल जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस भाषा में आप जानते हो उसका कोई उपयोग ही नहीं करता है। आप अभी डिग्री कॉलेज में जाएंगे, देखा टीचर भी आपको इंग्लिश में ही समझा के चला जाएगा, और यूपी बोर्ड का बच्चा वहां पर भी फेल अपने आप को पाएगा। इस तरह से उसके मस्तिष्क में एक नकारात्मकता आ जाती है, और वो कब अराजकता पैदा करेगी समझ नहीं पाएंगे आप लोग। भाई बच्चे को अगर ठीक ठाक पढ़ के आया है, अगर उसके लिए प्रॉपर मात्रा में वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उसको चाहिए हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी को, तो गुस्सा नहीं आएगा, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। अब क्या कहता है, यूपी बोर्ड वाला उतनी मेहनत करता है, जितनी मेहनत इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करते हैं उतनी हिंदी मीडियम करते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम वालों को हम लोग तुच्छ नजर से देखते हैं, लोग छोटी नजर से देखते हैं। और जो अलग इंग्लिश माध्यम है, सबको इंग्लिश माध्यम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश माध्यम बच्चे बुरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमने पढ़ाया उनको, ऐसी बात नहीं, लेकिन नजरिया दुनिया का कैसा है, जो इंग्लिश जानता बस वही जॉब के लायक है, अभी जो काम करना चाहता है वो काम करेगा, बाकी हिंदी मीडियम किसी लायक नहीं बचेंगे। अब यूपी बोर्ड की समस्या देखिए, भाषा से लड़ेगा नहीं लड़ेगा, भाषा से लड़ रहा है, वो शिक्षा पद्धति से लड़ रहा है, वही रेंगती हुई शिक्षा पद्धति। अरे हर साल सिलेबस अपडेट करना चाहिए, 2-4 चैप्टर आगे पीछे करने चाहिए, कुछ 10th के 11th को 10th में डाल देनी चाहिए, मतलब करना चाहिए शिक्षा पद्धति को हर साल कुछ ना कुछ अपडेट करना चाहिए, 3 साल में करना चाहिए, ताकि टीचर भी अपडेट हो, विद्यार्थी भी अपडेट हो। हमने एक वीडियो बनाया था इसमें कहा था कि आयुर्वेद, नैतिक शिक्षा, संस्कृत कल्चर, वेद पुराण, ये सब अपने उसमें लगाना चाहिए, किसमें, शिक्षा पद्धति में, ताकि बच्चा समझ सके कि वेद पुराण इनको कोई जानता ही नहीं है। आयुर्वेद अगर जान जाएगा तो बच्चे कितना फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, जब जानते हैं नहीं है वो आयुर्वेद को, तो करेंगे क्या। किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, आयुर्वेदिक शिक्षा कहीं नहीं दी जाएगी, इसीलिए तो गोली खाए खाए बीमार हुए जा रहे हो। एक गोली खाते हो, ये 10 फायदा करते तो 90 नुकसान कर देती है आपका। ये बाहर जो मार्केट में गोली बिक्री सारा काम तो करती, भाई सभी लोग आते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को आयुर्वेद अच्छे से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, हर स्कूल में एक आयुर्वेद का शिक्षक हो, तो ना बहुत जिंदगी में सुधार आएगा बच्चों के, वो ताकि ये समझ पाएंगे कि उनको आयुर्वेद से ये फायदा होता है, अगर कोई बीमारी लगती है तो उससे सुधारा जा सकता है, वो समझ जाएंगे इस बात को, तो अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे। आयुर्वेद उनके लिए जीवन में बड़ा कार्य करेगा। शिक्षा इसलिए भी अर्जित नहीं करनी चाहिए कि केवल हमें नौकरी करनी है, पैसा जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए उतना पैसा जरूरी नहीं है कि जैसे कि होता है कि एक व्यक्ति हमसे मिले थे, वहां से हमसे ये कह रहे थे कि जिस दिन आपके पास लाखों करोड़ों आ जाएंगे ना, उस दिन तुम आदर्शवादी नहीं रहोगे। उनको कौन बताए कि 50-50 हजार की जॉब हम छोड़े बैठे, 48 हजार की जॉब हम छोड़े बैठे हैं, उन ढक्कनों को नहीं समझा सकते हम। ये पैसे का मतलब होता है, लालच सब में होता है, लेकिन अगर विवेकानंद, दयाराम, राजाराम, जो भी व्यक्ति महान हुए हैं, अगर वो केवल पैसे को लेकर चलते तो समाज को नई सीख ना मिलती, समाज को नई राह ना मिलती। बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान में बहुत सारे अलग अलग तरह के टीचर्स होते हैं, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, कुछ बच्चों को यह बताते हैं शिक्षा का मतलब क्या है, कि आप अगर शिक्षा आपके पास अच्छी है तो आप परेशान नहीं होंगे कभी जिंदगी में। रोबोटों वाली शिक्षा पढ़वा रहे हो तो रोबोट बनके, मशीन बनके, अगर मशीन प्रॉपर उस काम में फिट नहीं बैठती तो लोग उसको फेंक देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन नहीं, हम नहीं ऐसा करेंगे, हम शिक्षा पद्धति में बदलाव बिल्कुल नहीं लाएंगे। सब कुछ रोबोट जैसा चल रहा है, रोबोट जैसा मैकेलवा बना के चला गया, सब शिक्षा पद्धति वैसी रद्द हो गई है। हर प्रकार के विद्यार्थी को, टीचर को ये बात समझनी चाहिए, बच्चों को इस तरह तैयार करो ताकि वो कॉन्सेप्ट को इस तरह अपने दिमाग में यूटिलाइज करे कि हाँ, जिंदगी में उसकी एप्लीकेशन पे वर्क कर सके। आजकल के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक तकनीकी सोचने की बात आ ही नहीं सकती कभी, क्योंकि वो क्यों त्यों तड़ाक लगाते ही नहीं है, उनको जो बता दो वो मान लेते हैं। अरे ऐसे प्रश्नावली तैयार करो कि बच्चों को ये पूछना पड़े ऐसा क्यों हुआ है, नहीं कौन है क्या है, बस इसी पर अटकाया पड़े प्रश्नों को। प्रश्नों की पद्धति को बदलिए, क्यों कैसे करे, बच्चा सोच के उत्तर दे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। सबको पास करना है ना, 90% रिजल्ट देना। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट 90% रहा है, 99% रहा है, 100% रिजल्ट रहा है हमारा। स्कूल वाले भी यही चाहते हैं, प्राइवेट संस्थान वाले यही सब चाहते हैं। अरे 100% रिजल्ट देके तुम नाश कर रहे हो आने वाली पीढ़ी का। भविष्य की पीढ़ी कैसे कह सकते हो भारत का पूरा दामोदार ये आने वाली पीढ़ी पे होगा, ये रोबोटों पर होगा। जंग लग जाएगी, मशीन गिर जाएगी, पूरा भविष्य पीढ़ी उनके कंधे पर डाल दोगे, नहीं हो सकता। हर किसी को, हर किसी व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा, समाज के कार्य करना या राष्ट्र के लिए कोई कार्य करना ये अकेले का दायित्व नहीं होता है। आप लोग कंधे पे हाथ धरे, हाथ पे हाथ धरे, टहले रहे। हर विद्यार्थी को यह सोचना पड़ेगा कि जिंदगी मिली है अगर हमें
अगर मैंने पढ़ाई की है तो किसी एक मूल कर्तव्य हमारा है कि हम राष्ट्र के लिए जरूर पर डे कुछ करें। क्या करें? हम बॉर्डर पर लड़ने चले, देख ऐसे नहीं कहते हैं, लड़ने चले जाओगे बॉर्डर पे। अब होता क्या है, जैसे कि रोड पे ईंटा उखड़ा पड़ा है, अब जा रहा लड़का एक उठा उखड़ा, दो चार लेता है और मत ले दो चार छह ईंटा गिरा दी, ये राष्ट्र सेवा हो गई उनकी। हम कहते कहते परेशान हो गए हैं कि भाइयों, विनम्र निवेदन है आपसे कि रास्ते में खाने की चीजें, केला खाए छिलका डालो, पन्नी भर के फेंक दियो, फेंक, ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि गाय जब उनको खाती तो उनके साथ टिम्पन्सिंग करके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। गाय जानवर होती है ना, उसमें पन्नी के साथ वो पन्नी भी निकल जाती है, उसके बाद केला छिलका भी खा जाती है। तो पन्नी खाने से उनके पेट में गैस की प्रॉब्लम होती, गैस गाय में। फिर जब गैस पास नहीं होती प्रॉपर तरीके से तो उनका पेट फूलने लगता है और उससे गाय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको डाटा दिखता नहीं है ना, आपको कुछ नहीं दिखता। आपको बता देगा 2021 में भारत में फांसी लगा किसानों मरने वाली संख्या 10,881, तो आप ये भी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्चुअल में आपको सत्य नहीं पता है, केवल तथ्य पे बात करते हैं। ये हमने पढ़ा था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। ढक्कन, अगर जिस दिन तुम अपने डाटा निकालना, एनसीआरबी के डाटा देखना चालू कर दोगे ना, तो भारतवर्ष में कितने लोग इधर से उधर गए हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। कितने लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनका डाटा देखिए आप, नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें ये शिक्षा दी नहीं जाती। हमारे पेपर में जो आएगा बस वही पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा थोड़ी ना हम सब पढ़ लेंगे, क्या पढ़े, हमें जिंदगी कोई काम ही नहीं इसका। समझ रहे हो? तो व्यक्ति को ऐसी शिक्षा मत दो जिससे वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर ना सके। उनके पास शिक्षा ऐसी हो ताकि वो समाज में कोई बदलाव ला सके। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसे में कुछ करता है तो कहते हैं जिंदगी में कुछ कर पाए नहीं तो सामाजिक कार्य करेंगे ही नहीं। ये बहुत गलत है ये विचारधारा। बालक, जैसे कि मैं अभी इस एज में हूं, लोग कहते हैं अभी तुम नौकरी नहीं पाए, नौकरी नहीं पाए। वो कौन बताए कि कैसे क्या परिवर्तन लाया जा सकता है? तो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी शिक्षा को ग्रहण करो जिससे आप समाज में बदलाव ला। जिसको बेचारे विभिन्न प्रकार की गांव, आप लोग पन्नी खाओ तो जेब में डाल के घर में कूड़ा डालो, कृपया करके खाने वाली चीजों को लपेट कर पन्नी में ना डालें। क्योंकि मुझे थोड़ा सा वर्क आ गया, हमने आपको आज बताता मैं कि समाज में बदलाव कैसे लाना। इसका वीडियो अगर सेकंड चाहिए आपको, पूरा डाटा मेरे पास लिखा है, मैं आपको सेकंड वीडियो ला के दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दिया गया कि अच्छी बातें जब तक समाज में नहीं पालेंगी, किसी के अंदर जज्बा उजबा नहीं आएगा। ये सच्चाई है, मानिए मेरी बात। अगर आप लोग हमारे वीडियो से थोड़ा भी सहमत है तो उस वीडियो को बहुत अधिक शेयर करने, सारे दोस्तों में भेजें इस वीडियो को, ताकि हर कोई क्लिप काट काट कर चला सके। मतलब ये समझे कि समाज में बदलाव लाने के लिए हम लोग पर भविष्य निर्धारित है। अगर हम ही लोग कमजोर हो जाए, हम ही लोग मशीनों तरह हो जाएंगे तो इस भारत के भावी भविष्य का क्या होगा? ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कहेगा तुम भारत का दायित्व न संभालो तो अपना दायित्व संभालो। कोई विद्यार्थी ऐसा भी कमेंट करेगा तो स्वीकार्य रहेगा, जो जैसा कह सकता है वो तो आपकी फ्रीडम है, बोलना आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।